चलो ध्यान दो सर। मैंने इससे पहले आप लोगों को इनकम टैक्स का एमसीक्यू और केस सिनेरियो वाला पार्ट सॉल्व करा दिया था, ठीक है। इस वीडियो में अपन इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे, एमटीपी का। आरटीपी मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के डाल दिए और उसका कंपाइलेशन भी डाल दिया। टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट स्टार्ट सर। इसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं सर, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्व करना और प्रोविजन, बट आपको ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा सर। एक बात ना ब्लड में बैठा लो सर, जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन दिखे ना सर, सबसे पहले नीचे आके पढ़ा करो वो हमसे चाहता क्या है। जैसे देखो सर, इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है सर, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर विश्वास फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूमिंग दैट ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। मतलब ये बंदा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चल रहा है और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से हमें इसका टैक्स निकालना है सर, ठीक है। चीजें क्रिस्टल क्लियर? आओ सर। अब दो टाइप के स्टूडेंट सर, एक पहले पूरा क्वेश्चन पढ़े फिर सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं बोलता हूं सर, मैं तो ये बोल रहा हूं आपके पास एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। बेटर है कि सर पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ सर, क्योंकि इतना टाइम हमें मिलेगा नहीं सर। तो कभी भी कोई स्टूडेंट जब एग्जाम में स्टार्ट करेगा तो यहां पर लिख के आएगा सर, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, ऑफ मिस्टर विश्वास फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर नॉर्मल प्रोविजन। सर क्या ये लिखना एग्जाम में जरूरी? 110% आपका एग्जाम में लिखना जरूरी, क्योंकि अगर आप ये नहीं लाइन लिखेंगे तो उसको क्या पता आप क्या निकालने बैठे हैं सर। कोई स्टूडेंट अगर ये नहीं लिख के आ रहा है सर, डेफिनेटली उसका प्रेजेंटेशन में मार्क्स कटेगा, ठीक है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है सर, लाइन्स ड्रॉ करते हैं सर। ठीक है, इसमें दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, स्ट्रेट क्यों नहीं होती है ये? सर लाइन ज्यादा ड्रॉ कर लो, ऑब्वियस सी बात है, टोटल इनकम का क्वेश्चन है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट आएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि कम हो, ठीक है। इसको आराम से बल्कि एक पेज ऐड और कर ही लो सर। टैक्स लाइबिलिटी भी निकालने बोला है सर, ठीक है। जब टैक्स लाइबिलिटी निकालने बोला ही है तो यू नो की कैलकुलेशन बहुत सारे हैं सर, ठीक है, ठीक है। चलो अब एक बार स्टार्ट करते। यहां लिखूंगा सर मैं पर्टिकुलर्स रुपए रुपए, ठीक है। आई बात समझ? लेट स्टार्ट सर। अब मैं क्या करूंगा सर, मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा और ट्रीटमेंट करते जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई भी चीज को दो बार रेफर कर सकूं। तो देखो सर, मिस्टर विश्वास अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 43 ईयर्स, एज तो मेरे काम की है सर क्योंकि मुझे टैक्स निकालना है। प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है सर। इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज एज अंडर सर। इसमें दो तरीका होता है सर, एक एक्सपेंडिचर साइड से पढ़ना और एक इनकम साइड से पढ़ना। पहले आके देखो सर, क्या आपको ये नेट प्रॉफिट दे रहा है? यस सर, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। अब जब आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो तो आपको ये तो समझ आ गया सर, पीजीईपी पहला दिख रहा है सर। अब एक स्टूडेंट बोला सर, क्या मुझे प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ हेड मेंटेन करना जरूरी है? नो सर, आपको जैसे भी हेड मेंटेन करना हो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सीक्वेंस ही मेंटेन करना होता है सर, ठीक है। सर क्या हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं? नहीं सर, अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है। अगला सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होगी पता है इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते टाइम? ये लाइन लिखने में। बहुत सारे स्टूडेंट इसको नेट प्रॉफिट लिख के स्टार्ट कर देंगे। नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है वैसा ही लिखना चाहिए सर।
यहां पर लिखना चाहिए सर एक्सेस ऑफ इनकम, आप लिखेंगे, सब स्टूडेंट लिखेंगे सर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सर कितना अमाउंट है सर? अमाउंट है 51,43,000, 51,43,000। ठीक है, ये कहानी हुई। इसके बाद अपन लिखेंगे सर ऐड, कुछ चीजें ऐड होने वाली है, थोड़ा गैप देके, थोड़ा ज्यादा ही दे लो, ठीक है, लेस, ये हम करने वाले सर, ऐड और लेस हम करने वाले। तो अब अपन एक एक चीज पढ़ते जाते हैं और ट्रीटमेंट करते जाएंगे। मैं इनकम साइड से पहले चलता हूं सर, क्योंकि आइटम्स कम होते हैं, फिर एक्सपेंडिचर साइड में आऊंगा सर। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है कंसल्टेंसी चार्जेस, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है सर। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अकाउंट, सर पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट है सर ये एग्जेम्प्ट होता है सर आपने इसको इनकम में दिखाया है सर, तो सर इसे हमें हटाना है इनकम से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो लेस वाला पहला आइटम मिल गया सर, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ सर। समझ आया? ऐसे लिखते जाओ, ट्रीटमेंट करते जाओ, गड़बड़ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट दिया हुआ सर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है सर ये यहां से हटा दो आप इसे और आईयूएस में ले जाओ सर, तो हटाते हैं सर। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट सर कितना था सर? 20,000। अब इसको यहां से हटाओ और यहां से हटा के कहां ले जाएंगे सर? आईयूएस में सर, आईयूएस में सर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 20,000। अच्छा, कितने स्टूडेंट को ये बात दिमाग में क्लिक कर रही है कि सर ठीक है आप आईयूएस में तो ले गए, बट सर क्या आप डिडक्शन नहीं लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल लेंगे सर, क्यों नहीं लेंगे? हम नॉर्मल प्रोविजन से चल रहे हैं और नॉर्मल प्रोविजन में हमें डिडक्शन मिलती है सर, पर कितनी मिल जाएगी? एक काम करते हैं सर, यहां डिडक्शन यहां लिख लेते सर। ठीक है, हमें डिडक्शन मिलेगी सर ATTTA में सर, क्योंकि मेरी एज 60 से कम है सर कितना मिलेगा सर? मैक्सिमम 10,000 मिलता है सर, उससे ज्यादा नहीं मिलता। अब आप देखो, मैंने एक पॉइंट पढ़ा, उस एक पॉइंट का जहां जहां ट्रीटमेंट गया सब जगह कर दिया, अब दोबारा उस पॉइंट में मेरे को नहीं आना पड़ेगा सर, ये करना चाहिए, इससे टाइम सेव होता है। अगला है इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अंडर 8th इशू फॉर द 3rd ईयर सर इसको भी यहां से हटाओ सर, ये पीजीईपी की इनकम नहीं होती है, इसे आप आईयूएस में लेके जाओ सर। पहले तो आप इसे आईयूएस में लेके जाओ, सबसे पहली चीज। उसके बाद सर क्या हमें इसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी? हाँ सर, हमें इसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी, क्योंकि हम इसको मानते हैं कि ये री इन्वेस्टेड होता है। तो सर अगर इसकी डिडक्शन मिलेगी तो कहां मिलेगी सर? इसकी डिडक्शन आपको 80C में मिल जाएगी। तो इसको पहले तो यहां से हटाते हैं सर, यहां से हटा दो सर इंटरेस्ट ऑन NSC। सर एग्जाम में हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? नो, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म ही लिखना है, कोई भी चीज आप शॉर्टकट नहीं करेंगे सर, अगर आपने किया तो बैंड बज जाएगी सर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन NSC सर 21,000, और फिर 80C में भी जाके लिख लेता हूं सर, 80C NSC का है सर 21,000। आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ सर? ये हमने इनकम साइड का ट्रीटमेंट कर लिया। एक्सपेंडिचर में आओ, एम्प्लॉइज रेम्युनरेशन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से दिक्कत नहीं है, जनरल एक्सपेंस से दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस से दिक्कत नहीं है। मेडिकल एक्सपेंस थोड़ा सा डाउटफुल है सर, ये मेडिकल एक्सपेंस देखते हैं, नीचे कुछ दिया होगा सर। परचेज ऑफ फर्नीचर सर फर्नीचर परचेज यहाँ आ ही नहीं सकता सर। अब बात ये है सर, ये जो परचेज ऑफ फर्नीचर यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा सर? सर परचेज ऑफ फर्नीचर आप लेके जाएंगे सर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए सर, तो एसेट की कॉस्ट में हम इसको ऐड कर लेंगे 48,000। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं सर, ठीक है, 48,000 फर्नीचर का मैं ऐड कर लेता हूं। या तो एक स्टूडेंट ये भी सोच सकता है सर एक काम करते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर को, इसको और ये 3 पॉइंट, ये हमें पता है सर इसका ट्रीटमेंट नीचे मिलना ही है सर, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है सर, परचेज ऑफ फर्नीचर ये अलाउड नहीं होता है, इस पे डेप्रिसिएशन अलाउ होता है सर। डेप्रिसिएशन जो बुक्स वाला दिया है ये अलाउ नहीं होता है सर, एज पर इनकम टैक्स अलाउ होता है। ये 3 चीजें हमें क्रिस्टल क्लियर है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ताकि हमें याद रहेगा ये 3 पॉइंट का ट्रीटमेंट हमें करना ही है सर। आओ नीचे, द फॉलोइंग अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर 24-25 देखो। द एक्सपेंस और एम्प्लॉय रेम्युनरेशन एंड बेनिफिट्स इंक्लूड, देखो ये रहा पहला पॉइंट, इसी की बातें कर रहे हैं सर आपको।
फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर 20,000 incurred for the employees which are revenue in nature. ओ भाई साहब, the said was paid through account pay check. सर ये खर्चा तो मिल जाता है सर, डेफिनेटली मिल जाता है, मैंने कब मना किया सर, ये खर्चा मिलता है ना सर, सेक्शन 36 के लिस्ट में पढ़ के आए सर, मिलता है। पर दिक्कत क्या है पता है सर, कंपनी को मिलता है सर, कंपनी को मिलता है सर। यहां पर कौन है सर, मिस्टर विश्वास इंडिविजुअल है सर, तो उसको ये खर्चा नहीं मिलेगा। तो सर अब अपन क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग का खर्चा ऐड कर लेते हैं सर। तो ऐड में सबसे पहला मिल गया सर फैमिली प्लानिंग का 20,000, ये अपन ने ऐड कर लिया सर, ठीक है। अगला देखो सर, पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ टू मिस्टर विश्वास सिस्टर इन लॉ who is in charge of the accounts and receivable department. However, in comparison to similar work profile, the reasonable salary at market rate is, मार्केट रेट के हिसाब से रिजनेबल सैलरी कितनी है सर, 20,000 पर मंथ। सर पहला क्वेश्चन सर याद है, हम ना एक सेक्शन पढ़ते थे, सेक्शन 48(2) सर, जो बोलता था एक्सेसिव और अनरिजनेबल पेमेंट अगर हम रिलेटिव या स्पेसिफाइड पर्सन को पे करते हैं तो वो खर्चा हमें नहीं मिलता। सर क्या सिस्टर इन लॉ रिलेटिव में आती है? नहीं सर, सिस्टर इन लॉ वहां पर रिलेटिव में कवर नहीं होती है सर। तो इस केस में सर ये जो 25,000 आपने पे किया है इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। मान लो अगर ये रिलेटिव होती तो फिर रिलेटिव होती तो उस केस में सर जो 5,000 अगर एक्सेस है ये एक्सेस हम ऐड कर देते सर, क्योंकि एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होता सर एज पर सेक्शन 48(2), एक्सेसिव और अनरिजनेबल पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन और रिलेटेड पर्सन। मैं बोलता हूं जिस स्टूडेंट को रिलेटिव पर्सन की डेफिनेशन क्लियर नहीं है बिल्कुल जाके वहां पर रिलेटिव पढ़ेंगे सर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं सर। अमाउंट रिसीव बाय मिस्टर विश्वास एज एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड फॉर द मंथ ऑफ फेब 2025 वॉज डिपॉजिटेड आफ्टर द ड्यू डेट। अरे नहीं सर हम सेक्शन 36 पढ़े थे सर, जिसमें हमने ये बोला था सर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड का, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को बोलता है भाई तू तो जाएगा ही अपना जमा करने, एक काम कर मेरा वाला पार्ट भी ले जा, तू मेरा वाला पार्ट भी जमा कर लेना। हमने बोला था एम्प्लॉय का जो पार्ट है वो एम्प्लॉयर को उस फंड की रिस्पेक्टिव ड्यू डेट से पहले जमा करना है सर। ये प्रोविडेंट फंड की जो ड्यू डेट है, जैसे फॉर द मंथ ऑफ फेब बोला है तो 15 मार्च के पहले उसे जमा करना था सर, और उसने 15 मार्च के पहले जमा नहीं किया सर। अगर ये 15 मार्च के पहले जमा कर लेता तो पहले ये 10,000 इनकम मानी जाती और फिर 10,000 का एक्सपेंस क्लेम कर लेते, बराबर हो जाती बात। अब ये ड्यू डेट के पहले जमा किया नहीं है सर, ये आपको अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो प्रैक्टिकली ये 10,000 को अपन क्या कर लेंगे सर, ऐड कर लेंगे। ये समझ आया, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। आई पर्सनली थिंक बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसमें कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस पे गड़बड़ कर जाएंगे सर, भूल जाएंगे या मिस्टेक होने के चांसेस है सर। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं सर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड टाइम पे जमा नहीं किया सर। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, मेरा मेन पर्पस आपको सिखाना है सर। अगला देखो, मेडिकल एक्सपेंस। ओहो, मेडिकल एक्सपेंस, भाई ऊपर कहानी तो मेडिकल एक्सपेंस की थी, ये देखो सर पहला स्टार वाला मिल गया। मेडिकल एक्सपेंस ऑफ 80,000 appearing in the income and expenditure account was incurred for the treatment of father of Mr. Vishwas. His father was 72 years old and was not covered by the health insurance policy. The said payment was made through account pay check. सर सब बात सही है, पर सर ये पीएल अकाउंट में क्या कर रहा है सर, पर्सनल नेचर का खर्चा है सर, सेक्शन 37 इसे डिसअलाउ करता है सर। तो हम ये 80,000 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सर। मेडिकल एक्सपेंस 80,000 ऐड कर लो सर। पर सर हम तो डिडक्शन भी पढ़ते हैं ना सर, और डिडक्शन में क्या हाथों हाथ हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हाँ सर, मेरे हिसाब से तो हाथों हाथ कर लेना चाहिए सर, कि ये सर फादर का हमने क्लेम किया सर। सर फादर इसलिए लिख दिया सर क्योंकि रीजन ये, मान लो अगर आगे क्वेश्चन में इसका भी दिया हो, विश्वास का भी दिया हो, तो सर यहां पर हम कितना क्लेम कर सकते हैं सर, मैक्सिमम 50,000 क्लेम कर पाएंगे, 80 तो क्लेम नहीं कर पाएंगे सर। आई बात समझ? आओ नेक्स्ट पार्ट में देखो सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ सर, जनरल एक्सपेंस एज अपीयरिंग इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड अ सम ऑफ 25,000 पेड टू
Angeline on 5th January 2025 as commission for securing work from new clients. This payment was made to her without deducting TDS. सर हम ना सेक्शन 40 पढ़े हैं सर, और सेक्शन 40 में ये बोला था सर कि अगर आप किसी रेसिडेंट को पे करते हो, अंजलिन यहाँ पर नॉन रेसिडेंट तो बताया नहीं है सर, आप किसी रेसिडेंट को पे करते हो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये रेसिडेंट होगी, अगर आप किसी रेसिडेंट को पे कर रहे हो और अगर आपने उसका टीडीएस नहीं काटा है तो सर जितना भी आप उसका पेमेंट कर रहे हो उसका 30% डिसअलाउ हो जाता है। तो सर 25,000 ऊपर जनरल एक्सपेंस में इंक्लूडेड है, इसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे सर, 30% डिसअलाउ कर देंगे। ये हमारा है सर जनरल एक्सपेंस में से हमने 7500 डिसअलाउ कर दिया, 30%। समझ आया? आगे देखो सर, WDV ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट ऑन 1/4/2024 आर एज फॉलोज। सर ऊपर मेरे को ना सेकेंड स्टार वाली बात आ गई सर, डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन तो ऐड हो जाएगा सर, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स है सर 90,000, ये ऐड हो जाता है सर। बट सर डेप्रिसिएशन लेस भी होता है सर, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स सर, एज पर इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के हिसाब से कितना सर, सबसे पहली बात तो सर ये प्रोफेशनल बुक्स है सर, क्या इस पे डेप्रिसिएशन की कहानी है? हाँ सर। कितना परसेंट सर? 40% ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा सर, 90,000 का 40% 36,000। सर हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। यस, आप चाहो तो वो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स जो लिखे हो उसी के बाजू भी नीचे भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। सर कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगेगा? हाँ सर, 40% इस पे भी लगेगा। यार है सर 14,000 सर, ठीक है, तो ये दो तो 50,000 हो गए डेप्रिसिएशन। और कुछ दिया हुआ है सर? हाँ, फर्नीचर के बारे में भी दिया हुआ है सर। तो एक बार तो ये डेप्रिसिएशन सर 36 और 14 है ना, तो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कहाँ गया भाई, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 50,000 है, और ये किस में है सर, बुक्स में प्लस उसमें कंप्यूटर में है ना, फर्नीचर वाला बचा है सर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सर, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर वाला पॉइंट नीचे दिया हुआ है। देखो, द न्यू फर्नीचर अपीयरिंग इन द इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर was purchased on 31st August and was put to use on the same day. The payment was made as under sir. 29,000 paid in cash at the time of purchase of new furniture on 31st August 2024. सर हम ना पढ़ के आए हैं सर, सेक्शन 43(1) के हिसाब से हम ना सर किसी भी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं सर, और जब हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं ना सर, तो अगर हमने 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट किया है ना सर, तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता ना सर, तो सर ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा सर। ये पहली क्लियरिटी हुई। 19,000 पेड बाय द अकाउंट पे चेक एज बैलेंस्ड ऑफ द फर्नीचर, न्यू फर्नीचर, बैलेंस कॉस्ट ऑफ द न्यू फर्नीचर। तो सर इसने परचेज किया 31 अगस्त को सर, 31 अगस्त से लेके 31 मार्च 2025 तक अगर आप काउंट करेंगे तो सर ये आपका 180 डेज से ज्यादा आएगा सर, ठीक है, ये आपका 180 डेज से ज्यादा आने वाला है सर, ठीक है, आप काउंट करके चेक कर लीजिएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 3 21, तो सर 180 डेज से ज्यादा हुआ। तो सर फर्नीचर की कॉस्ट हो गई 19,000, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10%। तो सर एक काम करते हैं, 19K का 10%, ये 1900 फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर को ऐड भी तो करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि आपने तो पूरे फर्नीचर की कॉस्ट सर पूरी डाल के रखी ना सर, 48,000, वो भी तो ऐड कर लोगे। आई बात समझ? क्लियर हुआ? तो ये मेडिकल वाले का हो गया, फर्नीचर का हो गया, डेप्रिसिएशन का हो गया। आओ नीचे और पढ़ते हैं, और भी चीजें दी हुई है सर। Mr. Vishwas purchased a car for 3,35,000 for personal use. ठीक है. However, on 30th April 2024, he bought the said car for use in his profession. The fair market value of the car on 30/4/2024 was 2,50,000. सर हम ना PGBP पढ़े थे सर, और PGBP में जब हम एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43 पढ़ते थे, वो टेबल पढ़ते थे, तो उसमें हम एक बात सीखते थे सर कि सर जब बिल्डिंग पहले पर्सनल यूज के लिए होती थी, उसके बाद उसको बिजनेस पर्पस के लिए लाते थे, तो हम उसमें ना डेप्रिसिएशन माइनस करके उसको बिजनेस पर्पस के लिए लेके आते थे उसकी वैल्यू को। पर सर बिल्डिंग के अलावा कोई और दूसरी एसेट हो तो उसमें वो डेप्रिशिएट करके वैल्यू लाने वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, वो सिर्फ बिल्डिंग में होता है। तो सर इस केस में
कार के केस में आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी सर? 3,35,000। सर कार में भी डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? ऑब्वियसली मिलेगा सर। तो 3,35,000, ठीक है, और 15%। तो डेप्रिसिएशन ऑन कार लिख लेते सर। कहाँ गया ये? लेस, ठीक है भाई। डेप्रिसिएशन ऑन कार सर 3,35,000 का 15% आ जाएगा सर 50,250। समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर। अगला दिया हुआ है, मिस्टर विश्वास हैज मेड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख इन पीपीएफ। सर ये तो सामने से बता रहा है पीपीएफ में पैसा डाला है सर, तो सर इसको डिडक्शन मिल जाएगी सर एटीसी की सर, एटीसी पीपीएफ सर 1 लाख रुपीज सर, ठीक है। याद रखना एटीसी का 1,50,000 से एक्सीड नहीं कर रहा। चलो इस क्वेश्चन में उस चीज की तो कोई टेंशन नहीं है सर। मेरे हिसाब से और कुछ तो बचा नहीं बचा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पीजीपी की इनकम का टोटल करते हैं और लेट्स सी कितनी आ रही है सर, ठीक है। फिर उसको अपन आउटर कॉलम में लिखेंगे सर, ठीक। चलो प्लस माइनस करना चालू करते हैं सर। 5143,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000 प्लस 7,500 प्लस 90,000 प्लस 48,000, ठीक है, माइनस अगर यहां तक टोटल करो, ठीक, तो किसी का आना चाहिए 5398500। अब माइनस करना चालू करते हैं सर। माइनस 60,000 माइनस 20,000 माइनस 21,000 माइनस 50,000 माइनस 1,900 माइनस 50250। सर ये मेरा आ रहा है 51,95350। समझ आया? ये बैठा दिमाग में कैसे निकला? ठीक है सर। आईयूएस की इनकम, सर आईयूएस में तो इनकम 2 ही है सर, तो ये 2 को ही ऐड कर लो सर, ठीक है। ये 2 आ जाएगा सर 41,000 आईयूएस में, और कुछ तो बचा नहीं सर, तो इन दोनों को ऐड कर लो सर। ये आ जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम सर, कितना आएगा सर? प्लस कर लो इसमें 41,000। ये आ रहा है सर 5236350, ठीक है। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई सर। अब पूरी डिडक्शंस ऐड कर लो और आउटर कॉलम में लिख लो। 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 21,000 प्लस 50,000। ये आ रहा है सर 1,81,000 सर, ठीक है। अब ये डिडक्शन आप माइनस कर लो, तो ये आपकी आ जाएगी सर टोटल इनकम, ठीक है। तो ये माइनस कर लेता हूं 5236350 से, तो ये आ रहा है सर 50,55350। ये समझ आया सर? ये आपकी टोटल इनकम आ गई। अब एक स्टूडेंट बोला सर एक क्वेश्चन था आपसे मेरे को, सर यहां पर आपको ग्रॉस रिसिप्ट भी दिया हुआ है सर मिस्टर विश्वास की फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 सर 52 लाख। सर कुछ बताना चाह रहा है? हाँ सर, ये बताना चाह रहा है सर, ये 44ADA की कैटेगरी से बाहर हो गया सर, क्योंकि 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए सर 44ADA में सर। याद आई कहानी सर? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। अब इसकी टैक्स लाइबिलिटी भी तो निकालना है सर। अब टैक्स लाइबिलिटी जब मैं निकालने जाऊंगा तो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा सर एक बात बताओ, आपको क्या यहाँ पर ये समझ आता है कि सर मार्जिनल रिलीफ होगी कि नहीं? मैं बोला हाँ यार, क्योंकि ना 50 लाख से ऊपर की इनकम दिख रही है तो मार्जिनल रिलीफ जरूर होने के चांसेस है। सर कैसे निकालोगे फिर अगर मार्जिनल रिलीफ होगी? तो पहले मैं 50 लाख पे टैक्स निकाल लेता हूँ सर। तो 50 लाख, इसमें से 10 लाख हटा दो, ठीक है, बैलेंस पे 30% प्लस 112500। सर ये आ रहा है सर 131250 50 लाख पे। सर ये कितना है? 50,55,350 सर। इस पे टैक्स निकालते हैं सर। अच्छा अब याद रखना सर सरचार्ज भी ऐड करना है, तो ये 50,55,350 माइनस कर लो 10 लाख, बैलेंस पे 30% प्लस 112500। तो ये आ रहा है सर टैक्स, सिर्फ टैक्स बता रहा हूँ 1329,105 प्लस कर लो 10% सरचार्ज सर, 50 लाख से ऊपर जाने में सरचार्ज होता है, प्लस 10%। ये आ रहा है सर 10% ऐड करने के बाद 146
6016 ये आया सरचार्ज ऐड करने के बाद। अब ध्यान दो, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कोई टफ नहीं है सर। सर यहां से यहां इनकम कितनी बढ़ गई सर? डिफरेंस निकाल लेते हैं, 13122500, इसमें से माइनस किया सर, मेरी इनकम बढ़ी है सर 149516। मैंने क्या किया सर, ये वाला जो निकाला इसको मैंने इससे माइनस किया, तो इतनी मेरी इनकम बढ़ गई सर, सॉरी टैक्स बढ़ गया सर। अब मेरी इनकम यहां से यहां तक कितनी बढ़ी है सर? मेरी इनकम बढ़ी है सर 55,350 सर। सर मेरी इनकम बढ़ी 55,350 सर। मेरा टैक्स देखो सर, ये टैक्स बढ़ गया है, ये मेरी इनकम बढ़ गई है सर, ठीक है। तो इसको माइनस कर लो, 55,350, तो ये आ रहा है सर 94,156। इतने से मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलेगी सर, ठीक है, इतने से मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से सिखाया है मार्जिनल रिलीफ, बहुत सारे स्टूडेंट को, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, ये गड़बड़ हो गया, मेरे लिखने में गड़बड़ है, ये 6 है सर। बहुत सारे लोग मार्जिनल लिखने में, मार्जिनल रिलीफ निकालने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सिंपल है सर, ये मार्जिनल रिलीफ निकली है, अभी तो टैक्स लायबिलिटी निकालना है ना सर। तो टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी सर, 1462, इसको आप चाहो तो यहीं पर लिख लो यार, 1462,016 माइनस 94,166, ये मेरी मार्जिनल रिलीफ माइनस हो जाएगी। देखो 1462,016 माइनस 94,166, सर ये आ रहा है 13,67850, ठीक। प्लस कर लो 4% एजुकेशन सेस, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है सर, प्लस कर लो इसमें 4%, ये आ रहा है सर मेरा फाइनल टैक्स, फाइनल एकदम फाइनल 1422,564, और आप इसे राउंड फिगर कर सकते हैं 1422,560, ये आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी। समझ आया कैसे बना? बहुत सिंपल, इजी, धीरे धीरे तरीके से मैंने आपको समझाया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब तो समझ आया होगा कि बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाना है। आई बात क्लियर? चलो ध्यान दो सेकंड क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, ध्यान दो, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ लो सर क्या बोल रहे हैं। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर निखिल and the taxable income for the previous year 24-25 assuming no other income arise during the previous year, ठीक है। और उसके बाद तो कुछ कंडीशनल है। देखो मिस्टर निखिल इज एन इंडियन सिटीजन, पहली बात तो भाई साहब ये इंडियन सिटीजन और लिविंग इन दुबई। सर टैक्स हेवन कंट्री है सर, जहां पर टैक्स नहीं है सर। सिंस द ईयर 2005 ही नेवर केम टू इंडिया फॉर अ सिंगल डे सिंस देन। ओ भाई साहब ये आपको क्लियर कर रहे हैं सर, ये इंडिया आया ही नहीं, दुबई का केस है सर। आपके दिमाग में ना सेक्शन 61A आना चाहिए पिक्चर में सर। क्यों? जब भी दुबई देखो या टैक्स हेवन कंट्री लिखा हुआ देखो, या ऐसी कोई कंट्री जहां पर लिखा हुआ इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, ध्यान दिया करो डीम्ड रेसिडेंट को आपको सोचवा रहे हैं सर। He has earned the following income during the previous year 24-25 sir. Income accrued or arising in Dubai which is not liable to tax in Dubai. सर सेक्शन 6(1)(a) की 3 कंडीशन है सर। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए इंडिया में, एंड तीसरा इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स इन एनी अदर कंट्री, ठीक। तो दुबई में ये टैक्स पे करता नहीं है सर। इंडियन सिटीजन ये बैठा हुआ है, अब इसकी इनकम निकाल रहे अपन 15 लाख से एक्सीड करनी चाहिए। चलो देखो, तो ये दुबई वाली इनकम तो नहीं लेंगे सर। अगला इनकम एक्रूड और अराइज इन इंडिया, सर क्या इसको लेंगे? यस। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इसको भी लेंगे सर। इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, सर 15 लाख के कैलकुलेशन में इस इनकम को लिया जाता है सर। ऐसी कोई भी इनकम सर जो बाहर अराइज हो रही हो बट उसका बिजनेस प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया हो, वो इनकम को 15 लाख के कैलकुलेशन में लेते हैं सर। तो अगर मैं ये तीनों को ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा सर? 8 + 5 13, 23 लाख आ जाएगा सर। तो 15 लाख से एक्सीड किया सर। सर क्या ये रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया? हाँ सर। अब आपसे टैक्सेबल इनकम भी पूछ रहा है सर उसकी, तो सर उसकी टैक्सेबल इनकम तो आपने निकाल लिया सर, 23 लाख है। क्रिस्टल क्लियर?
What would be your answer if income arising in Dubai from a profession set up in India is 2 lakh instead of 10 lakh? सर ये 10 lakh नहीं, अगर ये 2 lakh है तो क्या होगा? 8 + 5 13, 13 + 2 कितना हो जाएगा सर? 15 lakh। सर वहां लिखा हुआ था एक्सीड करना चाहिए इंडिया से 15 lakh, सर एक्सीड नहीं की सर, तो इस केस में ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर निखिल इज नॉट एन इंडियन सिटीजन बट हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया? सर अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है बट उसके पेरेंट्स वेर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो उस केस में सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन ये आता है सर क्या इसमें डीम रेसिडेंट का सेक्शन लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए? सर बात ये है कि इस केस में सर डीम रेसिडेंट का सेक्शन आप नहीं लगा पाओगे। सर डीम रेसिडेंट का लगाने के लिए उसका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है सर। अब तो ये इंडियन सिटीजन ही नहीं है सर, तो डीम रेसिडेंट का सेक्शन नहीं लगेगा। सर अब क्या करें सर? नॉर्मल प्रोविजन लगाओ। सर नॉर्मल प्रोविजन लगाने बैठे तो पता चला वो तो 2005 के बाद से इंडिया ही नहीं आया सर, तो सर फिर क्या होगा सर? सर नॉन रेसिडेंट हो जाएगा सर, नॉन रेसिडेंट। सर कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी सर? इंडिया में अगर नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ 2 ही इनकम टैक्सेबल होगी, 5 + 8 13 लाख। समझ आई कहानी? बैठा ये दिमाग में? इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, सिंपल था, टफ कुछ नहीं था। वैसे देखा जाए तो यही क्वेश्चन मैंने अपने स्टूडेंट को आज ही क्लास में प्रैक्टिस कराया था, सेम क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है सर। देखो, examine TDS implication in the case of following transaction, briefly explain provision involved, state the rate and the amount to be deducted, assuming that the deductee are resident having a pen। सब चीजें कहानी है सर। देखो, मीरा एंड कंपनी एंड LLP withdraw cash amounted to rupees 40 lakh on 1st May, 35 lakh on 7th September and 55 lakh on 28th Feb from its bank account। एक काम करते हैं, ऐड कर लेते सर, 40 + 35 + 55 सर, टोटल ऐड करके कितना आ रहा है? 40 + 35 + 55, ये आ रहा है सर 130 लाख सर। सर हम पढ़ के आए सर, सेक्शन 194N पिक्चर में आता है, और 194N आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बोलता है सर कि अगर आप 1 करोड़ से ऊपर अगर कैश विड्रॉ करते हो तो उस केस में सर 2% TDS की बात है इन द केस ऑफ एक्सेस अमाउंट। तो सर एक्सेस अमाउंट कितना है सर? 30 लाख। 30 लाख का 2% TDS की बात है सर। ये तो रिटर्न रेगुलरली फाइल कर रहा है, अगर रिटर्न रेगुलरली नहीं फाइल करता ना सर तो इसके लिए लिमिट चेंज हो जाती सर। उस केस में 20 लाख सर कहानी चेंज हो जाती सर। यहां पर आप 1 करोड़ से ऊपर में 2% कर रहे हो सर, वहां पर चेंज हो जाता सर 20 लाख और 1 करोड़ की लिमिट आ जाती सर। वहां पर 20 लाख तक 2% और 20 से ऊपर जा रहा है सर 20 लाख से कहानी चेंज हो जाती सर वहां पर। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, यहां पर ये रिटर्न रेगुलरली फाइल करता है, वहां पर अगर नहीं फाइल करता तो लिमिट चेंज होती है, ध्यान रखना। 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% और 1 करोड़ के ऊपर चले गए तो 5%। क्लियर? अगला देखो, मिस्टर अनिल एज 75 years होल्ड 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 विद अ फेस वैल्यू ऑफ 2,50,000 एंड 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड्स अमाउंटेड टू रुपीज 3,50,000। He received interest income on this bonds on 31st March। सर हमें तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, बट मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि सेक्शन 193 पढ़े हम। ठीक है, और 193 ये बोला था सर कि ये जो 2 कैटेगरी के बॉन्ड्स है ना सर, इनके लिए लिमिट सर कितनी है सर? 10,000 है सर। ये ध्यान रखने वाली बात है, इनके लिए लिमिट 10,000 है इंटरेस्ट की। तो हम निकाल लेते पहले 2,50,000 इंटू 8%, एक तो आ रहा है सर 20,000 प्लस एक आएगा 3,50,000 इंटू 7.75%, ये आ रहा है सर 27125। दोनों को ऐड किया सर तो ये आ रहा है सर 47125, और सर TDS कटेगा 10% सर, क्योंकि एक्सीड कर रहे हैं 10,000 से। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आओ सर, compute his income under section 44AE of the Income Tax Act 1961 for the assessment year 25-26। देखो, मिस्टर सार्थक इज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल। ठीक है सर, ऑन 1st April 2024 he had the following vehicles। ठीक है, इसमें वो आपको कहाँ कंफ्यूज करेंगे पता है सर? देखो, ये 23 की परचेज है, हमें असेसमेंट ईयर 25-26 बोला है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा सर? 24-25 सर।
ये 23-24 में परचेज किया है सर। सर तो 24-25 में तो साल भर रही ना ये व्हीकल, ये समझो। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करेंगे सर, आप समझो एकदम सिंपल। मैंने क्या बोला, हमारा प्रीवियस ईयर 24-25, सर ये जो व्हीकल परचेज हुई है ये 23-24 में हुई है, तो 24-25 में तो फर्स्ट डे से ये व्हीकल यूज हो रही है ना सर। ये बात समझ आ रही है सर? ठीक है। ग्रॉस व्हीकल वेट दिया हुआ सर 9000। अब वो तो सर आपको भी पता है 12,000 से ऊपर जाते हैं सर तो वो हैवी वेट और उससे नीचे लाइट वेट। ठीक है, तो सर अपन एक काम करते हैं, पुट टू यूज से हमें कोई मतलब नहीं होता है, पुट टू यूज से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ये दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखना। पुट टू यूज से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ये चीज क्रिस्टल क्लियर दिमाग में रखना, ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। तो सर हमारे पास 7500 लाइट गुड्स व्हीकल इंटू 12, पूरे 12 महीने, ठीक है। एंड गाड़ी कितनी है, गाड़ी तो कुछ बताया नहीं सर, एक ही गाड़ी हो गई। ये 15,000 है सर, हैवी गुड्स व्हीकल है सर। तो सर हैवी गुड्स व्हीकल के केस में 1000 पर टन इंटू 15 टन इंटू सर 12 मंथ सर, ठीक है। ये 12,000 है सर, ये 12,000 एक्सीड नहीं कर रही है तो 7500 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 11,500 ग्रॉस व्हीकल वेट है, ये भी सर लाइट गुड्स व्हीकल में आ जाएगा। इंटू कितने महीने सर, ये बड़ी मजेदार कहानी है सर, कितने महीने सर वहां पर लिखा था पूरा मंथ और पार्ट देयर ऑफ, तो सर ये अप्रैल में भी तो कुछ मंथ यूज, कुछ डेज यूज किया ना सर, तो पूरा अप्रैल काउंट किया जाएगा सर। तो उस केस में इंटू 12, और ये 14,000 है सर, तो 14,000 मतलब सर हैवी गुड्स व्हीकल है, 1000 इंटू 14 इंटू कितने मंथ सर, मई से यूज करना चालू किया सर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 मंथ्स। चलो सर अब इसका ऐड कर लो, ये आ जाएगा सर 7500 इंटू 12 मेमोरी प्लस 1000 इंटू 15 इंटू 12 मेमोरी प्लस 7500 इंटू 12 मेमोरी प्लस 7500 इंटू 12 मेमोरी प्लस 1000 इंटू 14 इंटू 11 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। सर ये मेरा पूरा ऐड करने के बाद, इसको पूरा ऐड करने के बाद आ रहा है सर 6,04,000। समझ आया? बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था, ये 11 है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। समझ आया? क्लियर, इजी क्वेश्चन था सर, ठीक है। आगे देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द टैक्स इम्प्लीकेशन अराइजिंग फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन फॉर मिस्टर अर्जुन एंड सिद्धार्थ, एडिशनली कंप्यूट कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ सिद्धार्थ। ठीक है, टैक्स इम्प्लीकेशन बताना है अर्जुन और सिद्धार्थ के हाथ में, और सिद्धार्थ के हाथ में कैपिटल गेन भी बताना है। चलो भाई देख लेते हैं। मिस्टर अर्जुन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर सिद्धार्थ ऑन 5th April 2024 फॉर सेल ऑफ अ प्लॉट एट 45 lakh. Advance of 15 lakh was received through an account pay check on the date of agreement. Very nice. सर एग्रीमेंट वाले दिन ही चेक के थ्रू पैसा दिया सर, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी टुक प्लेस ऑन 10th September 2024 सर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाद में हुई है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट 49 lakh rupees ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट वाले दिन हमारी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो कितनी है, 49 लाख। बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल। सर 53 ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। सर हमें तो एग्रीमेंट वाले दिन की ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है सर। सर क्यों? क्योंकि सर हमने जो एडवांस में दिया है वो चेक के थ्रू दिया है। तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी चीज सिखाई थी सर। सर सेल कंसिडरेशन 45 लाख प्लस 10% करो तो ये आ जाएगा सर 49,50,000। फिर लिखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सर हमारी कितनी है 49 लाख। फिर सर चेक करो क्या ये इसमें कवर हो जा रही है, यस सर ये इसमें कवर हो जा रही है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस लिमिट के अंदर कवर हो जा रही है तो उस केस में आपका जो सेल कंसिडरेशन होगा वो 45 लाख ही होगा। एक स्टूडेंट बोला मान लो सर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एक मिनट के लिए मान लो अगर ये 55 लाख होती स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो फिर क्या करते सर, फिर उस केस में हमारा सेल कंसिडरेशन 55 हो जाता। ये समझ आया? क्लियर हुआ सर? ठीक है, आगे देखो। मिस्टर सिद्धार्थ सब्सिक्वेंटली सोल्ड दिस प्लॉट ऑन 21st March 2025 फॉर 55 लाख। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू असिस्ट द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी एट 54 लाख ऑन दैट डेट। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, ये ज्यादा में बेचा है, ये ज्यादा में बेचा तो सरकार को दिक्कत थोड़ी है। आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में बेच दो तो सरकार को दिक्कत होती है, आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा में बेच दो तो सरकार बोलती है थैंक यू। अच्छा
एक मिनट, सिद्धार्थ ने इसको परचेज कब किया था सर? सर इसकी रजिस्ट्री हुई है, ट्रांसफर हुई है 10 सितंबर को, ठीक है, और ये सर 21 मार्च को बेच भी दिया। सर हम पढ़ के आए हैं कि सर लैंड और बिल्डिंग के केस में अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए सर 24 मंथ्स देखे जाते हैं। तो सर ये तो 24 मंथ से कम हो गया, तो उस केस में सर 55 लाख माइनस 45 लाख जितने में उसने परचेस किया था, तो 10 लाख का इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। ये समझ आया कि नहीं? पहले तो ये समझ आना चाहिए सर कि 10 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। क्रिस्टल क्लियर बैठा है सबके दिमाग में? एकदम सिंपल। अच्छा, अब इन्होंने बोला था सर अर्जुन के हाथ में कोई टैक्स इंप्लीकेशन आएगा। सर अर्जुन ने ट्रांसफर, ठीक है, फॉर सेल ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 45 लाख। अर्जुन कितने में परचेस किया था ये हमें नहीं दिया है सर, बट हमें ये पता है सर अर्जुन के केस में सेल कंसिडरेशन 45 लाख होने वाली है। परचेज वैल्यू दिया नहीं है, नहीं तो मैं अर्जुन के लिए भी टैक्स निकाल लेता सर। समझ आई कहानी? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, देखो। Assuming Neeraj has furnished his return of income on or before the due date specified under section 139 in all the above previous years, ठीक है। Compute the gross total income of Mr. Neeraj under normal provision। लो भाई पहले से क्लियर कर दिया नॉर्मल प्रोविजन, क्योंकि आप नहीं तो IHP के लॉस के लिए लड़ लेते सर, ठीक है। Show the items eligible for carry forward in the assessment year up to which the losses can be carry forward for the following information furnished for the year, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है सर सेट ऑन सेट ऑफ का। सेट ऑन सेट ऑफ का जब क्वेश्चन बनाओ ना तो हमेशा सीक्वेंस याद रखा करो, सीक्वेंस में कभी गड़बड़ नहीं करना। पहले करंट ईयर का एडजस्टमेंट करो, ठीक, फिर सर एकदम सिंपल, पहले इंटर सोर्स कर लो, फिर इंटर हेड कर लो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड कर लो। ये 3 बातें याद रखना, इंटर सोर्स, इंटर हेड, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। पहले इंटर सोर्स, फिर इंटर हेड, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। इंटर सोर्स, इंटर हेड, ब्रॉड फॉरवर्ड। अगर आप ये सीक्वेंस मेंटेन करते हो कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसको समझो, इंटर सोर्स, इंटर हेड और ब्रॉड फॉरवर्ड। समझ आई बात? अब ये क्वेश्चन देखो सर लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस दिया हुआ है सर, एंड इनकम फ्रॉम, क्या ये आपस में एडजस्ट हो सकते हैं? हाँ सर, 13,000 की इनकम बच गई है सर मेरी, कहां पर? पीजीबीपी में सर। क्लियर हुआ? अगला लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। सर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होता है सर, ये ध्यान रखना सर। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कहीं और जाके एडजस्ट नहीं कर सकते। पर सर कहीं और का लॉस, कोई और बिजनेस का लॉस क्या स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा? हाँ सर हो जाता है। तो अभी तो इस लॉस के बारे में कुछ दिया नहीं है, देखते हैं सर। इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ सर, कंप्यूटेड 4,18,000। नाइस, कोई दिक्कत नहीं है सर इसके साथ। सर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप मैक्सिमम नॉर्मल प्रोविजन में चल रहे हैं सर 2 लाख रुपीज क्लेम कर सकते हो सर। तो सर ये 2 लाख रुपीज आप सैलरी से एडजस्ट कर लोगे तो आपका सैलरी में बैलेंस बच जाएगा सर 2,18,000 सर। ये बात समझ आई सर? आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस दिया हुआ है, वेरी नाइस, ये भी पीजीबीपी की इनकम दी हुई है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ अर्बन लैंड, ठीक है। लॉन्ग टर्म लॉस ऑन द सेल ऑफ इक्विटी शेयर, सर क्या ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे? यस एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद भी दिया हुआ देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, क्या ये भी एडजस्ट हो जाएगा? हाँ सर। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी दिया हुआ है सर 85,000 का सर क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी एडजस्ट हो जाता है? हाँ सर ये भी एडजस्ट हो जाता है। तो कैपिटल गेन से तो बड़ा मजा आने वाला है सर। देखो सर पहले अपन 2,05,000 माइनस 85,000 किया, तो यहां पर मेरा जो बचा वो 1,20,000 बचा। फिर इसमें से मैंने 1,10,000 एडजस्ट किया तो मेरे पास 10,000 बचा सर। इसमें से मैंने सर 10,000 एडजस्ट किया तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 75,000 का, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। ये क्रिस्टल क्लियर? पहला दिमाग में बैठा ये। अच्छा, ये अगर आप नोटिस करो तो ये मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया ये पूरा इंटर सोर्स और इंटर हेड वाला बताया, ठीक है। सर कैपिटल गेन का लॉस कहीं और जाके एडजस्ट होगा? नहीं सर, कैपिटल गेन का लॉस कहीं और जाके एडजस्ट नहीं होता। ये मैंने आपको इंटर सोर्स और इंटर हेड करवाया। अब आते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड में।
सर हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है सर 18,000। और भाई स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम भी है हमारे पास सर। सर कितनी इनकम पड़ी थी सर? 13,000 की इनकम पड़ी थी सर। तो ये 18 में से क्या 13,000 एडजस्ट हो जाएगा? हाँ सर। अभी भी सर 5,000 का जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा सर, ये समझो। तो ये 13,000 हम एडजस्ट कर लेंगे सर। क्रिस्टल क्लियर? तो ये हमारा डैश हो गया। ठीक। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस 12,000 रिलेट टू 2021 सर। सर ट्रेडिंग का लॉस है, बिजनेस का लॉस है सर, तो उस केस में सर बिजनेस लॉस तो 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं सर। हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ सर। हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस से इनकम है सर, इससे 12,000 एडजस्ट कर सकते हैं सर। आगे देखो, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है सर। सर क्या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं? नो, सैलरी से नहीं कर सकते सर। सर क्या हमारे पास बिजनेस की इनकम है? हाँ सर, इससे 1 लाख एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आपका जो बच गया वो सैलरी में 2,18,000 बच गया सर। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 2,80,000 माइनस 12,000 माइनस 1 लाख, ये आ जाएगा सर 1,68,000। सर ये आपका 1,68,000। ठीक है, इतना बच गया इसका। ठीक है, ये पीजीईपी का बच गया। ठीक, उसके बाद कैपिटल गेन में तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो प्रैक्टिकली आपसे पूछा था सर कि कैसे कैसे लॉस एडजस्ट होगा, ये तो हमने कर दिया, बता दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, सब तो बता दिया सर। तो सर 2,18,000 प्लस 1,68,000, 2,18,000 प्लस 1,68,000, 2,18,000, ये आ रहा है सर 3,86,000। क्लियर हुआ? समझ आया कैसे बताया? धीरे धीरे अभी भी बता रहा हूं, याद रखना, इंटर सोर्स, इंटर हेड, ब्रॉड फॉरवर्ड। पहले इंटर सोर्स एडजस्ट करना, फिर इंटर हेड एडजस्ट करना, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्ट करना। सर मान लो अगर यही क्वेश्चन 115 बीएससी का होता तो आप सिर्फ इसका बता दो सर कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आप क्या करते। सर अगर ये 115 बीएससी होता तो फिर लॉस प्रॉपर्टी का जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो लॉस है, उस लॉस को अपन दूसरे हेड में जाके एडजस्ट नहीं कर पाते। ये एक चेंज आ रहा था अगर यही क्वेश्चन 115 बीएससी के बेसिस में होता तो। समझ आया? आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो सर, Mr. Rajiv, owing to certain avoidable circumstances, could not file his return income within the prescribed. सर ये थ्योरी क्वेश्चन है सर, ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप पढ़ सकते हैं सर। थ्योरी क्वेश्चन आई पर्सनली थिंक स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं सर। इसके बाद सर हमसे पूछा है सर, Mr. Medula has undertaken transaction for the financial year 24-25 which are listed below. You are required to identify the transaction in respect of which quoting of pen is mandatory. कौन कौन से केसेस में पेन नंबर डालना मैंडेटरी है सर? सर यहाँ पर बोल रहा है पेमेंट ऑफ 95,000 वाज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 टुवर्ड्स द एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर इक्विटी शेयर्स के लिए लिमिट सर 1 लाख है। अगला, अ सम ऑफ 1,10,000 वाज पेड टू एसजेबी एंड कंपनी फॉर द एक्विजिशन ऑफ म्यूचुअल फंड। सर 1 लाख की लिमिट है सर, आपको डेफिनेटली पैन नंबर देना पड़ेगा। एन एप्लीकेशन वाज सबमिटेड टू पीएनबी फॉर द इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। ओ भाई साहब पैन चाहिए सर। Payment of 1,50,000 in cash was made to a travel agent for the purchase of foreign currency amounted to rupees $1,500। सर यस सर, इसमें भी आपको चाहिए सर। ठीक है, तो ये हमने सर थ्योरी क्वेश्चन थे लास्ट, वो मैंने समझा दिया, कर दिया। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको लिख लिख के समझाया, कराया। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि अभी जीएसटी वाला पार्ट बचा है सर। ठीक है, मेरे साथ ही बने रहना। चलो, थैंक यू।